नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SMS न्यूज और मैं मुकेश परमार आप सबके बीच में खबर लेकर आया। बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के 47 विधानसभा सीटों को लेकर राजनीति सियासत शुरू हो चुका है। जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी जननायकों को लेकर बड़ा स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। अब हमारे साथ सामाजिक संगठन भी इस जननायकों को लेकर भी जयंती और पर्व मनाई जाती है। लेकिन लंबे समय के साथ आज बीजेपी और कांग्रेस एकदम उन आदिवासियों के खेमे को और आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह के आयोजन हो रहे हैं बड़े स्तर पर। लेकिन कभी भी सियासत में आदिवासियों के जननायक नजर नहीं आया। क्या लगता है कि अगला चुनाव 2023 को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस घमासान है और ऐसे में जननायकों और आदिवासियों को लुभाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। जैसे कि भोपाल में जम्बूरी मैदान में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर इस बड़ा आयोजन किया भाजपा ने, और कांग्रेस भी बिसाहू लाल और जबलपुर में भी एक आयोजन किया गया, जिसमें अब ऐसे में आदिवासी संगठन भी जेएस हो या अन्य संगठनों ने भी बड़े स्तर पे आयोजन किया है। लेकिन इतना प्रभाव जब बढ़ती गई और आदिवासियों की एकता जुट होती गई, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी खलबली मची हुई थी। ऐसे में उन्होंने आदिवासियों को सुधारने के लिए इस तरह का आयोजन किया। हमारे साथ देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अनिल जी कटारा। लंबे समय से आपने देखा होगा भाजपा एक बड़ा आयोजन किया है जनजाति गौरव दिवस के रूप में, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। क्या लग रहा है, इससे आप संतुष्ट है? सबसे पहले तो समस्त दर्शकों को जो आपका चैनल देख रहे हैं, उन सभी को आदिवासी समाज की तरफ से, जयस की तरफ से और मेरी तरफ से मैं जोहार अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। और मुकेश जी, रहा सवाल आपके प्रश्न का, तो देखिए आदिवासी समाज के जो जननायक हैं, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के समय में ब्रिटिश हुकूमत से लंबे समय तक संघर्ष किया है अपने हक अधिकारों की प्राप्ति के लिए, उन सारे क्रांतिकारियों को, उन विचारकों को सरकारें लगभग इतिहास के पन्नों में दफन कर चुकी थी। लेकिन जो देश के हिस्से, अलग अलग हिस्से में काम करने वाले जो सामाजिक संगठन है, उनकी मेहनत रही है कि वो उन दफन पन्नों से निकाल करके अपने क्रांतिकारियों को समाज के सामने प्रस्तुत करने में सफल हुए। और उसी का ये नतीजा है कि आज बीजेपी को या राज्य सरकार को महामानव कांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जी के इतने बड़े प्रोग्राम के नाम पर इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन राज्य स्तर पे करना पड़ा, और जिसमें राष्ट्र के प्रधानमंत्री शिरकत करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का जो सामाजिक संबोधन रहा है जोहार, उसका विरोध करता आया था। लेकिन उस कार्यक्रम के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री महोदय ने शालीनता और जोर शोर के साथ में इस अभिवादन से अपनी बातों को, अपने वक्तव्य को, अपने भाषण को शुरू किया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा उन समस्त लोगों से जो आदिवासी समाज के अतीत में विलुप्त हो चुकी परंपराओं का आज विरोध कर रहे हैं, जिनका हम पुनरुद्धार करना चाहते हैं, जिन्हें हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो वो इन चीजों को सोचे समझे, पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें, हमारी संस्कृति को समझे, हमारी सभ्यता को समझे, उसके बाद वो उस पे अपना वक्तव्य दे, अपना ओपिनियन दे। आपके पास जानकारी नहीं होती है और आप उस पे ओपिनियन देते हो, अपनी बात कहते हो, तो कहीं ना कहीं वो कबीलों के लिए, हम आदिवासी समाज के लिए एक बुरा लगने वाली बात होती है। हमारा अपमान होता है, हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। पेशा एक्ट कानून की बात की जाए तो पेशा एक्ट कानून क्या है, जैसे कि बीजेपी भी कह रही है कि हम पेशा एक्ट कानून लागू करेंगे। क्या लग रहा है, अगर बीजेपी अगर पेशा एक्ट कानून लागू करती है तो क्या आप संतुष्ट होंगे?
देखिए, पैसा एक्ट पंचायती राज अधिनियम को अधिसूचित क्षेत्र में विस्तारीकरण करने की नियमावली है, लेकिन पैसा एक्ट के कुछ जो प्रावधान हैं वो गैर आदिवासी समाज के विरुद्ध कहीं ना कहीं जाते हैं। इसी के चलते आज तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों पैसा एक्ट को लागू करने से कहीं ना कहीं कतराती आई है। अब अगर बीजेपी कर रही है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन ईमानदारी से काम होना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो जो नया संशोधन करके उसमें लागू करेगी, जैसे कि उदाहरण के लिए पंचायतों को बाजार की व्यवस्था, जो आय का स्रोत कैसे बढ़े, इस तरह के संशोधन। हालांकि जो पुरानी पैसा एक्ट कानून है उसको कुछ नया नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो संशोधन कर इसके लागू चाहते कि ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाए, ग्राम पंचायत अपने स्तर से सुरक्षा के लिए या आने वाली नई योजना लागू कर सके अपने हिसाब से ग्राम सभा के माध्यम से। देखिए, संसद या विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि अतीत में जो संधि और समझौते हुए हैं या भारत के संविधान के अंदर कोई विशेष वस्तु या कोई विषय वस्तु या कोई अनुच्छेद पहले से रखा हुआ है, उसके शब्दों, उसके अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए कोई नया कानून सरकार नहीं बना सकती है। यह सरकारों की बाध्यता है। तो जब हम पैसा एक्ट का, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। पैसा एक्ट में एक प्रावधान यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या पंचायत में या ग्राम सभा, अगर गांव के किसी आदिवासी की भूमि किसी गैर आदिवासी के कब्जे में है, फिर चाहे वो कलेक्टर के आदेश से ही क्यों ना हो, सरकार के आदेश से ही क्यों ना हो, अगर ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित करते हुए ये कहती है कि साहब ये जो भूमि जिस पे गैर आदिवासी का कब्जा है ये अतीत में आदिवासी व्यक्ति के नाम में रही है और हम ग्राम सभा सरकार ने जो गैर आदिवासी को भूमि दी है हम उसके विरुद्ध जाकर के उसका विरोध करते हुए ये भूमि पुनः आदिवासी के नाम में दर्ज करने का आदेश देते हैं, ये ताकत ग्राम सभा के पास होगी पैसा एक्ट के मार्फत से। तो सवाल यह पैदा होता है कि यही प्रावधान तो 5वीं अनुसूची में भी है। अगर सरकार 5वीं अनुसूची को पूरी ताकत और ईमानदारी से लागू कर देती तो शायद पैसा एक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर सरकार पैसा एक्ट लाई है तो आज 12, 13, 14, 15 सालों के आसपास इसको समय हो गया है, पेंडिंग पड़े। क्या और अभी 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं आप? लंबे समय से आपका संगठन भी, जे संगठन हमेशा यही मांग करती है कि 5वीं अनुसूची लागू कर दो। अनुसूचित जनजाति एरिया है, लेकिन वो शेड्यूल के हिसाब से अभी तक तो ना सरकारें सुन पा रही है, ना प्रशासन आपका सुन पा रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर आप लंबे समय से आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी चला है, लेकिन क्यों धरातल पे लागू नहीं हो पा रहा, क्या वजह? देखिए, देश की जितनी भी सरकारें आई है 1947 के बाद में, संविधान के लागू होने के बाद में, 1950 के बाद में, वो सरकारें कहीं न कहीं संविधान के प्रति ईमानदार नहीं रही है। जब संविधान सभा ने अतीत में हुई संधियों और समझौते के मद्देनजर सब चीजें संविधान के अंदर रखी हुई थी, तो केंद्र और राज्य की सरकारों को उन प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य था। लेकिन एक लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा देश पर, केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इन विषय वस्तुओं से भागती रही, आदिवासियों को नाच गा करके और बेवकूफ बनाती रही। बीजेपी आई तो बीजेपी भी कांग्रेस की ही तर्ज पे चलने लगी, वो भी आज आदिवासी समाज के साथ में वही कर रही है। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, हमारी बोली भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं, देश के मुख्यमंत्री आते हैं तो वो आदिवासी समाज के पारंपरिक नृत्य करते हैं। भाई, हमें चाहिए संवैधानिक विषय वस्तु। आप एक नृत्यांगना की तरह नृत्य ना करें, हमें आपके नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। संविधान में जो चीजें आदिवासी समाज के लिए लिखी गई है, जो संधि और समझौते के आधार पे है, आप उनका पालन क्यों नहीं करना चाहते हो? आपको किस चीज का डर है?
आप बार बार संविधान के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? हम आदिवासी समाज शालीनता के साथ में पिछले 70-72 वर्षों से आपसे अपील कर रहे हैं। आप हमारी बात को क्यों नहीं सुनना चाहते? आप बार बार प्रजातंत्र के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? और मध्य प्रदेश के पूर्व वो अपने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंगार, वो तो छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं, तो 5वीं लागू है कि छठी लागू है? अभी क्या समझ? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई सांसद हो या विधायक हो, इनको सदन में देश का संविधान पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक और सांसद आदिवासी हैं, इन लोगों ने कभी देश का संविधान उठा करके और पढ़ा हो। अगर ये सभी लोग सिर्फ एक बार भी अपने कार्यकाल में देश का संविधान उठाकर पढ़ते तो आज आदिवासी समाज हर स्तर पे मजबूत होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन इन विधायकों और सांसदों की जो कार्यप्रणाली रही है, इन्हीं के कारण आज हमारा समाज जो अतीत में मजबूत हुआ करता था, वो आज सड़कों पे मजबूर होकर के और घूम रहा है। दूसरा सवाल लास्ट अंतिम सवाल है कि आप 5वीं अनुसूची में की बात करते हैं तो खदान है, बेरोजगार की बात करें तो बेरोजगारी की कमी है, खदानों की बात करें तो खदानें हम यहाँ की जा रही है धड़ल्ले से, उसको लेकर भी आपका क्या कहना है? देखिए, देश के संविधान में एक स्पष्ट लिखा हुआ है और इस देश का सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में कह चुका है कि अधिसूचित क्षेत्र में जहां हम आदिवासी समाज इस देश की धरती पर निवास करते हैं, उसे अधिसूचित क्षेत्र कहा जाता है। इस अधिसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की 1 इंच भूमि भी नहीं है। जब उनकी यहां संपत्ति नहीं है तो फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सरकारें हमारे यहाँ की जो भूमि है, जिनमें खनिज है, खनिज संपदा है, उनकी खदानों का अधिकार गैर आदिवासियों को क्यों दे रही है? गैर आदिवासी व्यक्ति, गैर आदिवासी कंपनी, इनको क्यों दिया जा रहा है? आदिवासी समाज के लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर इनका सारा दोहन अगर आदिवासी समाज करता है, कबीले के लोग करते हैं, तो कबीले की, आदिवासी समाज की आर्थिक जो स्थिति है उनमें सुधार होगा। फिर हम देखते हैं नौकरियों में, शासकीय नौकरियों में विशेषकर, शासकीय नौकरी भी एक संसाधन की तरह है और अधिसूचित क्षेत्र में राजपत्रित पदों को छोड़ करके समस्त पद आदिवासी समाज के युवाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा ही भरे जाएंगे, ये नियम है। लेकिन कोई भी सरकार इन नियमों का पालन करने को चाह नहीं रही है। इसी के चलते आज बैकलॉग के पद लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े हुए हैं। आज हमारा युवा रोजगार की मांग करता है, सरकार से मांगने जाता है तो सरकार उन्हें लट्ठे मारती है, डंडे मारती है, प्रताड़ित करती है। तो वो रोजगार मांग के गुनाह नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे करके और गुनाह कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं कि हम आयोग शराब के लिए नई नीति लागू करेंगे, जिसमें महुआ शराब आदिवासियों के लिए मुख्य है, उन्हें वैध की जगह उसे अवैध कर दिया जाएगा। इससे आप सार्वजनिक बेच सकते हो। देखिए, आदिवासी समाज अपने दैनिक पूजा विधान के लिए जो शराब महुए की बनाता था, वो शुरू से लेकर के आज तक वैध है, लीगल है, लेकिन उसका जो व्यापार है वो अवैध था। तो ये चीजें समझना पड़ेगी कि भाई हमारे पूजा विधान के लिए, परिवार के लिए जितना भी जो 5 लीटर 10 लीटर महुए की शराब की आवश्यकता होती है, हर आदिवासी समाज के घरों में इसको बनाया जाता है विधि पूर्वक। तो ये इनलीगल नहीं है, लेकिन इसका जो विक्रय है वो इनलीगल है। लेकिन मेरे सुनने में यह आया था कि शराब कि महुए से बनने वाली जो शराब है, सरकार उसको
बाजार में लाना चाहती है तो अच्छी बात है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा मानना यह है, हमारी मांग यह है कि इस चीज से, इस प्रोजेक्ट से पूरा आदिवासी समाज जुड़े। ऐसा नहीं हो कि जो हमारी चीज है वो आप किसी गैर आदिवासी को दे दो और गैर आदिवासी अपनी फैक्ट्री में या अपने घर में उसको बना रहा है और उसको बेच रहा है, तो उससे आदिवासी समाज का भला कहां होगा। सरकार को ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भाई आदिवासी समाज का भला होना चाहिए इस योजना के मार्फत। दूसरा सवाल एक ये है कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती थी, पर्व बनाया, ऐसे टंटिया मावा भील की आयोजन किया जा रहा है, भाजपा की ओर से तैयारियां हैं, जो पाताल पानी लोग क्या बोलते हैं उस जगह के नाम। और दूसरी चीज है कि जो इंदौर का बड़ा एक चौराया था भंवर कुआ, जिसका नाम टंटिया मावा भील चौराहे के नाम से भी अब धीरे धीरे बीजेपी उन नायकों को याद कर रही है। क्या लग रहा है कि 47 सीटों की डर की वजह से क्या 47 सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाएगी? क्या आदिवासी जागृत हो गया है? क्या लग रहा है? देखिए, डर चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस को, अगर डर है तो वे डरे, उनके डरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बड़े बड़े चौराहों या बड़े प्रोजेक्ट का, भवनों का, अगर वो हमारे पूर्वजों के, क्रांतिकारियों के नाम पे अगर रखना चाहते तो ये स्वागत योग्य विषय है। क्योंकि जिन महापुरुषों को इतिहास अतीत के सीने में दफन कर चुका था, उन्हें जयस या और दूसरे सामाजिक संगठनों के संघर्ष के कारण वो सामने लाने में सफल रहे और सरकार उनको अब तवज्जो दे रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे आपका महू कैंट एरिया है या आपका जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है इंदौर का, ये भी भील कॉर्प्स और भील रेजिमेंट के नाम से था, तो इनका भी पुनर्निर्धारण होना चाहिए। नाम का जो पुराने नाम थे वो वापस दिए जाने चाहिए। और भारत की सेना में भील रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट जो ब्रिटिश हुकूमत और 1950 तक कहीं ना कहीं स्थित थी, उसके बाद में धीरे धीरे उसको नष्ट कर दिया गया। तो हम तो राज्य और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि भाई भील रेजिमेंट का पुनर्गठन हो, ताकि जो भील युवक है, युवतियां हैं, जिनमें एक क्रांतिकारी है, एक योद्धा खून होता है, एक लड़ाकू डीएनए है, वो कहीं ना कहीं देश के काम आए, रक्षा के लिए। इससे उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा, उनकी जो स्किल है वो भी डेवलप होगी, उनको मौका मिलेगा अपनी कुशलता को प्रमाणित करने के लिए। तो सरकारों को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो ये थे जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने आदिवासी समाज और राजनीतिक पार्टियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आदिवासियों के धरातल पे लागू नहीं हैं, उन्हें सरकार से अवगत कराने की बात कही। ऐसा ही हम अगली फिर कड़ी में मिलते रहेंगे आपके नई शख्सियत के साथ। एसएमएस न्यूज़ को आप देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, या आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हम मिलेंगे, नमस्कार।